नेपाल के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है जो सिर्फ नेपाल के पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लैंडस्केप को बदल सकती है। पर सवाल यह है, ये सब शुरू कहां से हुआ और क्या नेपाल फिर से मोनार्की के रास्ते पर वापस लौट रहा है। ये सब शुरू हुआ नेपाल गवर्नमेंट के एक डिसीजन की वजह से, जिसमें नेपाल की गवर्नमेंट ने एकदम से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। लेकिन जो एक सिंपल बैन लग रहा था वो 36 घंटों के अंदर फुल एंटी करप्शन प्रोटेस्ट में बदल गया। हाथ में पोस्टर और मोबाइल लेके सीधे करप्शन के खिलाफ उन्होंने एक नारा दिया, स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक जनरेशन का फ्रस्ट्रेशन है। एक ऐसी जनरेशन जो कहती है हमें करप्शन फ्री फ्यूचर चाहिए ताकि एजुकेशन और हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो। लेकिन ये प्रोटेस्ट नेपाल के गवर्नमेंट के कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर निकल गई। प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट के कोर बिल्डिंग को टारगेट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के प्राइवेट रेसिडेंसेस तक को गिरा दिया गया और गाड़ियों तक को जला दिया गया। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच एक बहुत बड़ा वायलेंस देखने को मिला। इतना ही नहीं, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक को बंद करना पड़ा क्योंकि आसपास के इलाके जल रहे थे और बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा था। इसी बीच पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया। 73 साल के ओली ने लेटर में लिखा, देश के सिचुएशन को देखते हुए मैं रिजाइन कर रहा हूँ ताकि इस क्राइसिस का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल के ऊपर प्रेशर है कि वो भी स्टेप डाउन करें। नेपाल में इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी है कि आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। गवर्नमेंट के बच्चे बाकी मिनिस्टर को सेफ हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नेपाल में मोनार्की सिस्टम 2008 में खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद नेपाल में टाइम टू टाइम रिटर्न ऑफ द किंग की डिमांड उठती रही। आज जब सिस्टम करप्शन के चार्जेस में डूबा हुआ है, कुछ लोग फिर से मोनार्की की बात कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर नेपाल वापस मोनार्की अडॉप्ट करता है तो साउथ एशिया में पॉलिटिकल बैलेंस काफी हद तक बदल सकता है। वैसे ये पहली बार नहीं है। श्रीलंका में 2022 में महिंदा राजपक्ष की सरकार गिर गई थी और बांग्लादेश 2024 में शेख हसीना की सरकार प्रोटेस्ट के सामने टिक नहीं पाई थी। और अब नेपाल भी उसी रास्ते को फॉलो करता दिख रहा है, जहाँ यूथ पावर ने पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ नेपाल तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू कर दिया है अपने सिटीजन्स को और बोला है अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करें और घर से बाहर ना निकलें। काठमांडू की कनेक्टिविटी भी इफेक्ट हो गई है। ये सब दिखाता है कि एक छोटे देश का क्राइसिस भी कितना बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। नेपाल का क्राइसिस एक चीज क्लियर करता है, जब यूथ यूनाइट होते हैं तो वो एक पीएम को कुर्सी से भी हटा सकते हैं। अब देखना यह है कि ये ताकत नेपाल को एक नए डायरेक्शन में लेके जाती है या फिर और कियोस क्रिएट करती है। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।